हेलो बच्चों, क्लास 10 प्रोबेबिलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम पहला क्वेश्चन जो है वो ले रहे हैं कि इफ पी ए इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो आपको उन्होंने तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। पहली है probability of A is less than 0. Second is probability of A is greater than 0. Third, probability of A is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. And fourth is probability of A is greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. अब जब आपको इसको आंसर देना है तो हम पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि नेगेटिव नंबर आएगा, तो ये नहीं हो सकता है। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये पॉसिबल है लेकिन जीरो से तो फिर इन्फिनिटी तक चली जाएगी वैल्यू, तो वो भी हम नहीं लेगा। मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू 1। सो ग्रेटर देन जीरो ठीक है, इक्वल टू जीरो का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, तो ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन ठीक है। लेस देन 1 ये भी ठीक है, और इक्वल टू 1 का मतलब है फिक्स्ड, मतलब इसका मतलब है, मैं शब्द भूल रहा हूँ, मतलब श्योर इवेंट, वो इवेंट जो पक्की होगी ही होगी, तो ये ठीक है। तो यहाँ दोनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं। अब नेक्स्ट को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू, ये नहीं हो सकता, -1 में तो हो ही नहीं सकती, तो आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? थर्ड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी a probability of any event, probability of any event। तो उन्होंने पहली ऑप्शन आपको दी है 0, सेकंड ऑप्शन इज 7/0.01, थर्ड दी है 0.07 एंड डी इज गिवन एट 0.07/3। तो पहली दी है 0, यस, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए ठीक है। फिर हम देखते हैं 7/0.01, तो इसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दें तो इट विल बिकम 700 विच इज ग्रेटर देन 1, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 0.07, यस, 0.07 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो ये हो सकता है। थर्ड इज 0.07 डिवाइडेड बाय 3, ये भी पॉसिबल है। तो इनमें से एक ही है जो पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज, दिस इज योर आंसर। कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो एकदम जंप करते हैं आंसर की तरफ, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी, मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको पहले। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, यहाँ शब्द परसेंटेज है, ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी, ठीक है। तो पहला है लेस देन 100, वो कह रहे हैं 100 से लेस देन होगा, तो इस मीन्स 100 कितना हो जाएगा? 100/100%, 100% का मतलब 100/100, तो ये काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और वो कह रहे हैं लेस देन 1, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो कह रहे हैं लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है। वो यस पॉसिबल है। लेस देन 0, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। देन ही सेज दैट ग्रेटर देन 1, नाउ इट इज नॉट 1, इट इज 1%, इसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1%। तो यस पॉसिबल है, पर लिमिट है इसमें, ठीक है, आप बात समझे, लिमिट है इसमें। अब लेस देन 0 में तो नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग बट अ होल नंबर, ये कुछ यहाँ भी अब डाउट है, वाई एनीथिंग बट अ होल नंबर परसेंटेज, होल नंबर परसेंटेज कैसी हो जाएगी? 2%, 0%, होल नंबर का मतलब 0 भी आ गया उसमें, 2%, 3%, यस पॉसिबल है ये भी। तो इन तीनों में जो है वो यही है, एक लेस देन 0 जो है, 0% लेस देन नहीं हो सकती, बिकॉज वो नेगेटिव पे जाएगी। फिर भी हम चेक करेंगे कि अपनी
IQ लगाकर अपनी इंटेलिजेंसी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बी ही होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक, 10 प्राइजेस हैं और 30 ब्लैंक्स हैं, तो लॉटरी में कितनी है हमारे पास? 10 प्राइजेस एंड 30 आर ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब कि उनको आपको प्रोबेबिलिटी, उनको प्राइज नहीं मिलेगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइस कितनी होगी? तो यहाँ गलती होने की संभावना भी मैं आपको बताता हूँ। पहला उसने आंसर दिया 1/4, सेकंड वो दे रहे हैं 1/3, थर्ड दे रहे हैं 3/4, और लास्ट ऑप्शन जो वो दे रहे हैं वो दैट इज 2/3। ठीक है, अब यहाँ समझना क्या है कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे? प्राइस विन करना है तो प्राइस के ऑप्शन कितने हैं? 10, और बच्चे एकदम 30 लिख देंगे और वो आ जाएगा आंसर 1/3, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी ये कहती है द फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहाँ 30 प्राइजेस हैं और 10 प्राइजेस हैं और 30 ब्लैंक है, लेकिन टोटल टिकटें कितनी बिकी? उसकी 40 बिकी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/4, दैट इज 10/40, 0 0 कैंसिल एंड 1/4 इज योर आंसर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फिफ्थ। अब यहाँ क्या है? क्वेश्चन है कि समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर लेस देन 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। तो आपको यहाँ याद रखना है द नंबर ऑफ प्राइम्स नंबर between 1 to 100, that is always equal to 25, and between 1 to 1000, तो ये याद रखना आपके वो 168 प्राइम्स होते हैं। ये आपके दिमाग में अच्छे से आनी चाहिए। so what will be the probability? that is 25/100 and your answer will be 1/4। ये आपको दिमाग में रखना है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूब्स बिटवीन 1 to 100। अब आपको पहले तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने, वो क्यूब्स निकालने पड़ेंगे जो मैक्सिमम 100 तक हैं। तो हमारे पास पहला क्यूब तो हो जाएगा 1 का, 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा आपके पास 9, सॉरी 27, 4 का हो जाएगा 64, और 5 का हो जाएगा 125। ये ग्रेटर हो गया। तो आपके पास नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 4 क्यूब्स जो हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। फेवरेबल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई हैं? 4। इट विल बी 4/100, दैट इज योर आंसर इज 100, 1/25। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप ऑफ फेसेस इज एट मोस्ट 10, मैक्सिमम 10 होने चाहिए उससे पहले। तो आपको ये याद रखना है कि जब टू पेयर्स को हम थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ केसेस 36 होते हैं। ये आप अपने पुराने लेक्चर्स में समझ चुके हैं। ठीक है, अब एट मोस्ट कितना चाहिए? 10। ठीक है, तो पहले ये देखो कि 10 किससे आ सकता है? 6 + 4 से, फिर 5 and 5 से, इसके अलावा नहीं आएगा। ये आपको देगा 10। उसके पीछे हुआ 9। अब 9 कैसे आ सकता है? सबसे बड़ा नंबर है 6 + 3, 9, देन 5 + 4। ठीक है, दैट विल गिव यू 9। लेकिन ये रिवर्स में भी होंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक में आप एक ही चीज लोगे। यहाँ 4 और 6 भी होंगे, 3 और 6 भी होंगे, 4 और 5 भी होंगे। तो हम लिख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 4 and 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 and 6 एंड 4 and 5। ठीक है, उससे नीचे नंबर कौन सा आपके पास? 8। तो 8 कैन बी फाइंड आउट 6 2 2 6। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे बड़े वाले नंबर के साथ पहले मैच करके देख लो, क्योंकि आपको सम कितना चाहिए? अब आप 8, देन 6 और 2, 2 और 6, देन 3, उससे नीचे है 5, 5 और 3, 3 एंड 5, देन 4,4। ये आ गया आपके पास नंबर। अब उससे नीचे कौन सा है आपके पास? 7। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 7, तो 7 सबसे बड़ा 6,1 एंड 1,6, देन 5,2 एंड 2,5। अब आ जाएगा 3,4 एंड 4,3। बाकी तो 2 आपके पास आ ही चुका है।
ठीक है। अब उससे नीचे का नंबर है 6, 6 कैसे आ जाएगा? ये तो 6 से तो नहीं आएगा क्योंकि 6 और 0 तो होते ही नहीं है, तो ये आएगा 5 से, 5,1, 1,5, देन 4,2 एंड 2,4, देन 3,3, 3 के बाद फिर 2 आएगा तो वो आपके पास बन गया। ऐसे ही अब आपके पास आ जाएगा 5, तो 5 कैन बी टेकन एज 4,1, 1,4, देन 2,3 एंड 3,2। इसके अलावा आपके पास नहीं बन सकता 5। देन वी हैव 4, तो 4 किससे आएगा बेटे? 3,1, 1,3, देन 2,2, दैट्स ऑल। ठीक है। अब उसके बाद आ गया 3, 3 कैसे आ सकता है आपके पास? 2,1 एंड 1,2। इसके अलावा उसमें नंबर लाने के लिए कोई फायदा, कोई और ऑप्शन नहीं है। देन 2 can be taken as 1,1. Now we can calculate all these numbers. और भी एक मेथड है, वो तभी कर पाएंगे जब आपको परफेक्शन हो जाएगी। तो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So can you believe how much numbers we are getting? 33. They are the favorable cases. ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने हैं? 36। ठीक है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। सो probability will be 33 upon 36. Now it can be cancelled out, so that is 11 upon 12. Is this ऑप्शन में है क्या ये? या ये दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग in a lot of 400 is 0.035. Now we have to find the number of bad eggs. ठीक है। उसने किसकी प्रोबेबिलिटी दी है? तो रफ में आप लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, सो दैट इज इक्वल टू बैड, नंबर ऑफ बैड एप्पल्स, बैड एग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉट। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड आपको दे रखी है उसने 0.035, और बैड को फाइंड आउट करना है, टोटल कितना दिया उसने आपको? 400, तो हम यहाँ लिख लेंगे 400। ठीक है। तो इससे सिंपल पता चल रहा है कि बैड एक्स कितने होंगे? 0.035 इंटू 400, तो 35 अपॉन 1000 इंटू 400। कहाँ से 1000 आया? क्योंकि हमने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास दो जीरोस कैंसिल हो गए हैं, 7 5 था 35 एंड 5 2 था 10, ये कैंसिल हो गया, 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो योर आंसर शुड बी 14। ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस। तो आपको ये सबसे टफेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं पता चलता कौन सी वाली कंडीशन सही है नहीं है और क्या हो, क्योंकि दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो आप लोगों को इसमें ये इन क्वेश्चन पे आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका उस कॉन्सेप्ट को लेकर बेस ठीक नहीं है तो आप इसको डील नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ क्या है कि ए बी एनी रैंडम इवेंट और एस इज अ सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस है। अब हम सारी कंडीशन को पढ़ेंगे। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो सब बच्चों को पता होती है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मींस द सैंपल स्पेस के सारी इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो वो तो सेम ही होगी ना भाई। अगर आपने डाइस थ्रो किया तो उसमें 36 केसेस बनेंगे, सैंपल स्पेस 36 इवेंट्स का बनेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की इवेंट कितनी हो जाएंगी? 36, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? 36, तो वन हो जाएगा। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। यस बिल्कुल, उससे बड़ी तो वो हो ही नहीं सकती है। या तो इसके इक्वल होगी श्योर इवेंट, या फिर कुछ भी नहीं होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमने पहले क्वेश्चन एमसीक्यू का किया था, ये भी करेक्ट है। ऐसे टिक करना पड़ेगा आपको वहां एग्जाम में। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ये भी क्लियर है। अब फोर्थ, सॉरी फोर्थ मैंने लिखा नहीं है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर टोटल में से हम वो माइनस कर दें जो हो सकता है, तो हमारे पास वो आएगा जो नहीं हो सकता है। तो ये चारों इवेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर। तो यहां आपके पास ये क्वेश्चन डील करने के लिए आपका पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जहां आप ऐसे नहीं ले सकते हो कि मतलब फॉर्मूला लिया, सॉल्व किया, फॉर्मूला लिया, नहीं। हेयर वो आपके मेंटल लेवल को चेक कर रहे हैं कि क्या आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आप में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। ये मैंने एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद हम बिग क्वेश्चंस ले रहे हैं, 2 और 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम नंबर ऑफ दीज नंबर्स, what is the probability such that the x square is less than or equal to 4? अब ये ध्यान रखना है आपको कि कैसे होगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एनी इवेंट दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, ये फेवरेबल होता क्या है। फेवरेबल का मतलब है कि वो इवेंट्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो फेवरेबल होंगी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हम यहाँ ध्यान देखते हैं, उसने कहा एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो हम इन सब नंबर्स के पहले स्क्वायर निकालते हैं। देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 1, देन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, ठीक है। अब मेरी कंडीशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो 4 से या तो इक्वल हो या कम हो। पहले देखते हैं 9 नहीं, ये 4 से ग्रेटर है। ठीक है, एक्स सेकेंड नंबर क्या है 4, वो इक्वल है क्योंकि इसने इक्वल टू का साइन लगाया हुआ। अगर ये लेस देन लिखता है फिर हम इसको नहीं ले सकते थे किसी भी हालत में। ठीक है, देन 1, ओ सॉरी 0, ये भी 4 से लेस देन है, कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 भी है, 4 भी है, लेकिन ये नहीं है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 7, इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। एंड फेवरेबल, अब फेवरेबल केसेस कितने हैं, सिर्फ हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, so what will be my probability, probability of event will be equal to 5 upon 7, that is equal to 5 upon 7। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको हम समझते हैं कि क्या बोलते हैं। क्योंकि 10th में सीबीएसई बार बार बोल रहा है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो पहला जो ट्रेंड था एग्जाम का वो नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से कई बार जब हम क्वेश्चन पेपर टफ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जी ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बुक में नहीं था। कई बार पेरेंट्स लड़ते हैं, जी आपने क्वेश्चन जो डाल दिया वो एनसीईआरटी से नहीं था, आरडी से नहीं था, इससे नहीं था, उससे नहीं था। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है। मैं सब पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, और सीबीएसई की वो जो कॉन्फ्रेंसेज हैं यूट्यूब पे वो सुने और वो समझे कि क्या चाह रहे हैं सीबीएसई। वो आपके बच्चे को रूट लर्निंग नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट करना आना चाहिए, वो रट के नहीं आएगी, तो इसीलिए फिर मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, अ नंबर इज a number x is selected at random from the numbers 1 2 3 4. Another number is selected at a random from the numbers 1 4 9 16. Why? ठीक है, find the probability that the product of x and y is less than 16। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, दो लेवल के बच्चे, मतलब दो डिफरेंट लेवल के बच्चे कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना है कि उन्होंने दो
सेट्स की तरह दो आपको ये दे दिया 1 2 3 4। क्लास +1 में आप लोग करते हैं सेट्स, उस तरीके का है। देन बी आपको दे दिया उसने 1 4 9 एंड 16। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स ये है, तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए और यहाँ वाई बिलोंग्स टू बी। तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, बोलेगा पहले 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू सॉरी 1 इंटू 4, 1 इंटू 9 एंड 1 इंटू 16। मतलब इसके हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा नंबर से, ठीक है। देन ही विल टेक 2 इंटू 1, 2 इंटू 4, 2 इंटू 9 and 2 into 16. Then you will get 3 into 1, 3 into 4, 3 into 9 and 3 into 16. ठीक है। Then you will take 4 into 1, 4 into 4, 4 into 9 and 4 into 16. तो नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए आपके पास, देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 स्क्वायर बन गया ये। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए 16। समझ गए हम। अब आपको फेवरेबल केसेस चाहिए। वो कह रहे हैं वाई इज लेस देन 16, इज नॉट सेइंग लेस देन और इक्वल टू 16, 16 से लेस देन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ उनको डेजिग्नेट करते हैं। देखो 1 इन कहाँ गया, पहला 1 इंटू 1 कम है, 1 इंटू 4 कम है, 1 इंटू 9 कम है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इक्वल और ग्रेटर में जाएगा। 2 इंटू 1 कम है, 2 इंटू 4 8 कम है, 2 इंटू 9 नहीं जाएगा, 2 इंटू 16 नहीं जाएगा। 3 इंटू 1 कम है, 3 इंटू 4 12 ठीक है, 3 9 27 नहीं जाएगा, 3 इंटू 16 नहीं जाएगा, 4 इंटू 1 ठीक है, 4 इंटू 4 बाकी ये बड़े हो जाएंगे। तो अब यहाँ कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास ऑप्शन कितनी आ जाएगी 8/16। योर आंसर इज 1/2, वन मेथड। ठीक है, समझ गए सब लोग। अब इससे जो प्रो क्या कहते हैं, आई डोंट, आजकल कहते हैं ना खतरनाक से एक वर्ड यूज करते हैं, वैसा सॉल्यूशन। देखो आपको लेस देन 16 चाहिए, हम क्या करते हैं 16 के फैक्टर लिख लेते हैं 1 2 4 एंड 16, सॉरी 8 एंड 16, ये हो गए 1 2 4 एंड 8। क्योंकि इसके अलावा जितने होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 पहला तो वही हो गया, फिर 1 इंटू 4, 1 इंटू 8 खत्म, देन 2 इंटू 1 ठीक है, देन 2 इंटू 4, 2 8 16 खत्म, नहीं लेना हमने। ठीक है, 2 के बाद कितना आ गया 4, 4 इंटू 1, 4 4 16 नहीं लेंगे अब हम। लेकिन यहाँ एक नंबर हमारे पास और बच जाता है जो उसके फैक्टर में नहीं है, दैट इज 3, तो वो भी ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 1 क्योंकि पहले से लेना है ना हमने, फैक्टर यहाँ होने चाहिए आपके। समझ गए। तो अब ये कितने नंबर हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम आगे। ये है प्रोफेशनल। ठीक है, गॉट इट, जीनियस कॉन्सेप्ट। तो ये जब अगर आपको ये करना, ये टाइम बचाएगा, यहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको वहां सैंपल स्पेस दिखाना पड़ेगा, जिससे वो चेक करेंगे कि क्या आप मल्टीप्लीकेशन समझ रहे हैं कि इसकी क्या है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप ये प्रोफेशनल से, ठीक है, ठीक है, इसको जुगाड़ बोल सकते हैं, जुगाड़ कॉन्सेप्ट वहां से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 2 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे जहां आप अलग अलग तरीके की कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आइए फिर एक और क्वेश्चन लिखते हैं अब। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम समझते हैं, और ये
थोड़ा समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. We have the figure shows a disk on which a player shows an arrow. Twice the fraction is formed. ठीक है. Spins an arrow twice. वो दो बार उसको स्पिन करता है एरो को, सॉरी डाइस को, और जो एरो है वो कहीं जाकर रुकता है. ठीक है. नाउ द फ्रैक्शन ए बी इज फॉर्म्ड. मतलब एक बार जब उसने स्पिन किया तो आपने जो वैल्यू आई उसको ए मान लिया, और जब दूसरी बार उसने स्पिन किया तो आपने वैल्यू को डी मान लिया. ठीक है. ऑन ईच सेक्टर, ऑन ईच स्पिन ईच सेक्टर हैज इक्वल चांसेस. ठीक है. तो यहाँ देखो आप, on each spin each sector has an equal chance of selection. तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बायस्ड है, एक जैसे ही चांसेस है सारी की. अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि find the fraction which is greater than 1. Find the probability of getting a fraction when it is greater than 1. अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया जैसे डाइस हुआ उसके भी 6 होते हैं, और वैसे ही हो गया जैसे आपने 2 डाइस थ्रो किए. तो ठीक है. तो इट इज जस्ट सॉल्यूशन. इट इज जस्ट लाइक मतलब आप रफ में याद कर सकते हैं कि इट इज अ 2 डाइस केस. कौन सा केस है ये? 2 डाइस का. तो उसका सैंपल स्पेस यू नो दैट 1 1 1 2 1 3 बन जाएगा. जैसे पहली डाइस में 1, दूसरे में भी 1, फिर 1 पहले में 1, दूसरे में 2, फिर पहले में 1, दूसरे में 3. ठीक है. इसको 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन 2 1 एंड सो ऑन 2 6. मैं फर्स्ट और लास्ट लिख रहा हूँ 3 1, और दिस इज 3 6 4 1 4 6 5 1 5 6 6 1 and 6 6. So these are the number of dice. समझ समझ गई. ये सारा का सारा आपके पास आ गया. अब यहां से क्या कहानी हुई, उसने कहा जो फ्रैक्शन है, द फ्रैक्शन मतलब फेवरेबल केसेस जो हमारे हैं, दैट इज ए अपॉन बी मस्ट बी ग्रेटर देन 1. अब यहां से आपको समझना पड़ेगा ए अपॉन बी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी. ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी. इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए. ठीक है. तो अगर आप अपनी पहली सीरीज देखोगे 1 1 1, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि सबके सब में बी ग्रेटर होगा. यस और नो? सेकंड में 2 और 1 ही होंगे क्योंकि 2 2 तो फिर 1 हो जाएगा. थर्ड में 3 1 3 2, बाकी तो होंगे, हो ही नहीं सकते हैं. देन 4 1 में 4 1 4 2 4 3. देन 5 1 5 2 5 3 एंड देन 5 4. ठीक है जी. यहां तक बात समझ आ गई. 6 में क्या हो जाएगा? 6 इज ग्रेटर देन टिल 6 कॉमा 5 तक, बिकॉज 6 6 कॉमा 6 तो 1 हो जाएगा. ठीक है. यहां तक समझ आ गई. मतलब हमने सेकंड ऑप्शन को लेना ना, पहली ऑप्शन आपकी बड़ी होनी चाहिए. पहली ऑप्शन क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए. मतलब ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी. तो आपके पास यही होंगे सिर्फ ऑप्शन. तो गिन लेते हैं जरा. एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? 17. फिर आंसर विल बी 17 अपॉन 36. ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर समझ लें, अभी भी कोई गड़बड़ इसमें अभी भी गड़बड़ है. आप लोगों ने थोड़ा तेजी से समझ लिया इसको. काउंटिंग की गड़बड़ तो नहीं हो रही है? देखते हैं, फिर दोबारा करते हैं. मैं एक कलर डिफरेंट देता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग गलत है इसमें. एक देखो, 1 2 3 4, बिकॉज यहाँ 5 केसेस होंगे इस वाले केसेस में. इसमें हो जाएंगे 5 वाले केसेस में हो जाएंगे 4. ठीक है. देन 3, देन 2 एंड देन 1. अब ऐड करते हैं जी. और 1 2 3 4 5 इनका सम 15 होना चाहिए. देखो
ऐसे गलती पता चलती है 3 6 10 तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 15। तो हमारी गलती कहाँ हुई, क्योंकि हमने जब यहाँ किया, यहाँ 2 बार गिननी है, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, यहाँ गलती हुई। सो बेटर है कि आप सारी वैल्यूज को लिख लो, ठीक है। इट विल बी, योर आंसर विल बी 15/13, नॉट 17। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगर आप प्रोफेशनली इस क्वेश्चन को मतलब जुगाड़ कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो। मैं वो भी आपको बता रहा हूँ जुगाड़ कैसे लगाएंगे। आप पहले सारे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं होता है, 2 सिर्फ एक से ही बड़ा होगा, 1 आ गया। 3 कितनों से बड़ा होगा, 2 से, क्योंकि इसके नीचे कितने हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग हैं तो वो चार, चौथा बंदा जो है वो पहले 3 से बड़ा होगा, 3। 5 है तो पांचवा बंदा पहले 4 से बड़ा होगा, 4। छठा छठा आदमी जो होगा वो पिछले 5 से बड़ा होगा, तो 5 15। एमसीक्यू के लिए, ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो हियर वी कम टू एंड ऑफ दिस पार्ट 1। मैं इसको पार्ट 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद हम जो करेंगे वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक कर देंगे। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कि हाउ द प्रोबेबिलिटी इज कनेक्टेड विद द स्टैट, मतलब वो केस बेस्ड स्टडीज जिसमें स्टैट के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी, जहां फॉर्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्कल का निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालोगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड इवन विद द वॉल्यूम। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो इससे सेकंड लेवल का होगा। और इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह की केस बेस्ड स्टडीज आई थी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड, और आने की संभावना है, क्योंकि वहां से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट जो होगा आपका पार्ट वो जरूर देखना, अगर आपको एक्चुअल में पता करना है कि कैसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे वो इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक से रिलेट करते हैं। या फिजिक्स में भी कलेक्ट कर सकते हैं हम, और केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के होने की संभावना कितनी है। और ये टॉपिक आपको +1 +2 की केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा जब हम स्टॉकियोमेट्री करेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।